Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सो वेलकम गाइस, सो वेलकम टू क्यूएस अकेडमी एंड पीछे लिखा हुआ दिख ही रहा है कि वेब इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा या बिग डाटा एंड वेब इंटेलिजेंस की आज हम बात करने वाला है। सो चलते हैं प्रेजेंटेशन में एंड देखते हैं बिग डाटा एंड वेब इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो मैं बात करना चाहूँगा बिग डाटा को लेकर कि बिग डाटा है क्या। बेसिकली कोई भी डाटा, कोई भी दुनिया में डाटा जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा दैट इज़ बिग डाटा, जो ग्रेटर देन 10 TB के हिसाब से होगा। ठीक है, सो वो जो ग्रेटर देन 10 TB के हिसाब से होगा। अब ये डाटा होगा किस टाइप का एंड क्या क्या इसकी चीज़ें होगी उन सब की हम बात करते हैं। सो सबसे पहले डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, जनरली ग्रेटर देन 10 TB पहली चीज़। सेकंड चीज़, टाइप अगर देखें तो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। सो ये डाटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर टाइप का हो सकता है, जो कि इंक्रीज करे एक्सपोनेंशियली। मतलब थर्ड चीज, इंक्रीज करे विच इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। कहने का मतलब जो इसका ग्राफ हो वो कुछ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब पर एक मिनट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हमारा आ रहा हो। सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे, e की पावर x के वे में इंक्रीज करे, दैट टाइप ऑफ डाटा इज आर बिग डाटा। उस तरह के डाटा को जो हम कहते हैं दैट इज आर बिग डाटा। अब ये बिग डाटा के 5 V's है या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो। ये बिग डाटा की कुछ 5 प्रॉपर्टीज है। दैट 5 प्रॉपर्टीज, दैट 5 कैरेक्टरिस्टिक आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज 5V। ये होते हैं हमारे 5V जिसकी हम बात करने वाले। सो सबसे पहला V इज आर वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, दैट इज आर वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। लिख दूं इधर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी, मतलब कितना डाटा हमारा जनरेट हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज योर वेलोसिटी। कि हमारा जनरेशन बाय इंक्रीजिंग ऑफ डाटा है ना, कि स्पेस ऑफ जनरेशन एंड डाटा कितना इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा डाटा कुछ 5 TB या 50 TB पर डे के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, दिस इज आर वेलोसिटी ऑफ आर डाटा। ये हमारी वेलोसिटी है डाटा की। ठीक है, so second is your velocity. Third characteristic, third property is your variety. Variety is basically a type of data, किस किस तरह के डाटा हमारे पास होते हैं। so पहली तरह का डाटा जो हमारे पास होता है, मैंने इधर पहले भी लिखा था, पहली तरह का डाटा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, दैट इज, जैसे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी डाटा जो हमारा RDBMS तुमने सुना होगा, रिलेशनल डाटाबेस या DBMS। सो इसमें जो भी डाटा जाता है, कितने तरह के डाटा हमारे पास, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर, है ना। सो स्ट्रक्चर वो डाटा जो एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक अच्छे वे में दिखे, है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो हमारे पास, फॉलो अ सम फाइल फॉर्मेट, कोई एक फॉलो कर रहा हो फाइल फॉर्मेट, कोई फॉलो करे, दैट इज योर स्ट्रक्चर डाटा। वो होता है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा, दैट इज, एग्जांपल की बात करें तो RDBMS। ठीक है, अनस्ट्रक्चर कोई रेगुलर फॉर्मेट नहीं हो, जिस मर्जी वे में हो। एग्जांपल की बात करें PDF या वर्ड। ठीक है, और भी है, बस मैं 2-4 एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। सेमी स्ट्रक्चर मतलब कुछ डाटा हमारा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक मैनर्ड में हो एंड कुछ डाटा हमारा कोई मैनर में नहीं हो, तो उस तरह के डाटा को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर, मतलब दोनों का मिक्सचर। बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है, स्ट्रक्चर प्लस अनस्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर प्लस अनस्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल लो तो XML फाइल जितनी भी होती है दैट आर
सेमी स्ट्रक्चर, दैट आर सेमी स्ट्रक्चर। तो उस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे, यहाँ थोड़ा सा हम गैप ले लें, ये मिटा लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ सोर्सेस ऑफ बिग डाटा। कौन कौन से सोर्सेस हैं बिग डाटा के? सो सबसे पहला फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता है, ट्विटर, यहाँ से जो डाटा निकल के आता है बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ऐसी मैं बात करूँ फ्लाइट का, टेलीकॉम्स का, ये सारे डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लाइट्स के, टेलीकॉम्स के। अगर मैं टेलीकॉम्स की बात करूँ तो आपको शायद मैं ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ कि होता क्या है। सो मैं इधर मिटाता हूँ इसको एंड बात करता हूँ सिर्फ टेलीकॉम को लेकर। देखो टेलीकॉम की अगर मैं बात करूँ तो टेलीकॉम में किस किस तरह के डाटा हमारे पास होंगे। इनकमिंग कॉल के डाटास होंगे, ठीक है, आउटगोइंग के होंगे, ठीक है, मिस्ड, देन कॉल रिकॉर्डिंग्स, देन ऐसी बहुत सारे डाटास होंगे ना, ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गया, या हो गया कि रिसीव नहीं हुई कोई कॉल, उसका डाटा हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेलीकॉम्स में भी डाटास पड़े होंगे। कितना डाटा सेकंड पर सेकंड सेंड्स होता है ना, कितने लोग एक सेकंड में कॉल करते हैं ना। सो इन सभी के डाटा हमारे पास सोर्स स्टोर्ड हुए होते हैं एंड ये सारे होते हैं सोर्सेस कुछ बिग डाटा के। हालांकि मैंने सारे सोर्स नहीं बताए, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। अब हम इस बिग डाटा को प्रोसेस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इसको प्रोसेस करना पड़ा? टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कि भाई इस डाटा में से मैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं, है ना, मैं इस इतने बड़े एफबी में से अपना मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं, है ना। सो व्हाई वी प्रोसेस बिग डाटा? टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सो ये ओवरऑल चीज़ है आपकी बिग डाटा की। सो ये ओवरऑल चीज़ है आपकी बिग डाटा की। अब हम बात करेंगे वेब स्केल एआई की। सो इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो वेब इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है ना। बिग डाटा हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा एंड इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले कि वेब इंटेलिजेंस हमारा क्या काम करती है एंड वेब इंटेलिजेंस का क्या ओवरऑल रोल है हमारे इस पूरे सिलेबस में, है ना। सो बेसिकली वेब इंटेलिजेंस क्या है कि कुछ भी हम सर्च करते हैं, हमने देखा कि कभी हम अमेजोन पे कोई प्रीवियस चीज़ें सर्च करता है वो हमारे पास कई बार नीचे दिखा रहा होता है रिकमेंडेशन में, है ना। या यूट्यूब पे कोई गाना सर्च करता है वो रिकमेंडेशन में आता है कि यार ये गाना आप सुन सकते हो उसी टोन का। तो बेसिकली वो एनालाइज करता है कि आपको क्या पसंद है एंड उसके हिसाब से आपको चीज़ें लाके वो देता है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें लाके देता है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें बात करूँ, वेब इंटेलिजेंस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, ओके। इंटेलिजेंस मतलब वो इंटेलिजेंस, वो समझदारी जो मैन मेड है। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मैन मेड इंटेलिजेंस है जो हमने बनाई एंड उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इसका काम क्या है एंड ये काम करती कैसे है? सो बेसिकली ये काम कैसे करती है? प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके। सो ये जो यूज़ करती है दैट इज प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है अपना पास्ट को ये सेव करती है एंड उसको यूज़ करती है फ्यूचर में। मतलब कोई भी चीज़ हम गूगल करते हैं, जो भी करते हैं, वो पास्ट हमारी डिटेल सेव हो जाती है एंड अगेन वो चीज़ हमारी फ्यूचर में वो रिकमेंडेशन लेके आता है। तो वो काम करती है हमारी वेब इंटेलिजेंस, ठीक है। सो वो काम करती है वेब इंटेलिजेंस। बेसिकली इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक एट वेब स्केल फॉर एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट फ्यूचर रिएक्शंस या टू प्रेजेंट फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। सो अब ये काम करती कैसे, ठीक है। दो मेथड है, दो चीजों का यूज करके। पहला है डिजिटल एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। इन दोनों का यूज करके ये काम हमारा करती है, ठीक है। देखो भाई एक और चीज़ कि आप लोग कह रहे होंगे यार नोट्स नहीं बना पा रहे, आप एक्सप्लेन जरूर कर रहे हो लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे। नोट्स भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पेड नोट्स है ये,
तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल भेज दूंगा आपको, आप उधर से ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उधर से आप नोट्स आप देख भी सकते हो, उधर मैंने दूसरे वे में पढ़ाया है कंप्यूटर में, तो उधर से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो लिंक से आप नोट्स यार ले लो, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सो डिजिटल एनालिटिक्स बेसिकली क्या करता है, हमारा बताता है कि कैसे हमें वेबसाइट दिख रही है, और बिजनेस इंटेलिजेंस हमें बताता है कि क्या हम देख रहे हैं। मतलब कि अमेजॉन वेबसाइट मान लो कुछ ऐसे दिख रही है, ऊपर एक सर्च बार दिख रहा है, नीचे हमने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हमें ऐसी दिख रही है। हमने लास्ट टाइम जो सर्च किया वो डिटेल सेव हुई यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस, एंड नेक्स्ट टाइम हमें वो चीज़ वापस दिखी। सो डिजिटल इंटेलिजेंस कैसे कैसे एंड क्या हम देख रहे हैं, ठीक है। कैसे दिख रहा है एंड क्या हम देख रहे हैं। सो उस चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके वेब इंटेलिजेंस हमारा काम करती है, वेब इंटेलिजेंस हमारा काम करती है। आई होप इधर तक सबको सारी बात समझ आ रही होगी कि कैसे हमारी वेब इंटेलिजेंस काम करती है, ठीक है। अब वेब इंटेलिजेंस का बिग डाटा में क्या रोल है, कैसे ये बिग डाटा को एनालाइज करती है, कैसे ये इस इधर एक वर्ड लिखा था मैंने शुरुआत में, आप सबने देखा होगा कि कैसे हमारा बिग डाटा में हेल्प करती है उसको सही करने में या ढूंढने में, चीज़ें फाइंड करने में। तो वेब इंटेलिजेंस का यूज़ क्या है बिग डाटा में। सो बेसिकली ये 5 मेथड या 6 मेथड को यूज़ करके वेब इंटेलिजेंस जो है बिग डाटा का सारा सेटअप करती है। कैसे, पहला लुक क्या करता है, बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि हमने क्या क्या सर्च किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, ये करता है हमारा आइडेंटिफाई, ढूंढता है बेसिकली, ठीक है। सर्च करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई या सर्च, ओके। एंड लिसन क्या करता है, सुनता है। सुनना मतलब एनालाइज करना। सो लिसन हमारा करता है एनालाइज, कि जो डाटा हमने सर्च किया उसको एनालाइज करके ये क्या करेगा, लर्न करेगा, मतलब उसके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इंफॉर्मेशन उसकी क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ओके। उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हमारा ये कर लेगा, ठीक है। एंड कनेक्ट क्या करेगा, देन उसको जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे ये उस पुराने वाला डाटा को देखेगा एंड कनेक्ट करेगा अगर काम है तो मतलब कनेक्ट क्या कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है कि भाई क्या हमारा पुराना वाला डाटा अभी वाले डाटा से मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो पुराना वाला डाटा हमारे सामने पेश कर देगा, तो पुराना वाला डाटा हमारे सामने पेश कर देगा। एंड प्रिडिक्ट इज बेसिकली डाटा माइनिंग, कि बहुत सारे डाटा में से कुछ डाटा लेके आना, है ना। सो प्रिडिक्ट इज बेसिकली यार डेटा माइनिंग। सो प्रिडिक्ट इज बेसिकली यार डेटा माइनिंग। एंड करेक्ट क्या है, करेक्ट इज फॉर ऑप्टिमाइज, कि नेक्स्ट टाइम हम देखें तो कुछ ऑप्टिमाइज साफ सुथरे वे में हमें अपना डाटा दिखे, साफ सुथरे वे में अपना डाटा दिखे। तो कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको मिलेगा भाई लुक से हमने देखा लिसन, ठीक है। लिसन से हमने क्या देखा, लर्न से हमने क्या देखा, कनेक्ट से क्या देखा, प्रिडिक्ट से क्या देखा, करेक्ट, एंड करेक्ट से हमने लुक। सो कई जगह आपको ये सर्कल देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है जब एग्जाम में जाओ तो ये ड्राइंग बनाना, इसको देख के ही टीचर तुम्हें मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसको देख के ही टीचर तुम्हें मार्क्स दे देगा, एंड ज़रूर बनाना यार, ये ड्राइंग काम आएगी, ठीक है। प्लीज़ इसको ज़रूर बनाना। सो ये था हमारा वेब इंटेलिजेंस का ओवरऑल बेसिक जो मेरे को बताना था। अब हम बात करेंगे रैंकिंग की, एंड चलते हैं अगली में। सो वेलकम गाइस, एंड इस बार जो हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले पेज रैंक की। देखो पेज रैंक है क्या, बेसिकली हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये तो यानी कि दुनिया भर की चीज़ें ला के हमारे सामने करता है। अगर आपने कोई भी वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे, यार वही वीडियो दिखाता है, टॉप मोस्ट वीडियो दिखाता है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए होते हैं, या जो उनके एल्गोरिथम जैसे जैसे काम करते हैं। बहुत सारे वेस होते हैं, एंड मैंने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है यार यूट्यूब कंटेंट के नाम से, सो वो आप देख सकते हो। फिलहाल बात करते हैं कि कैसे हमारे पेज का जो रैंक है वो डिसाइड होता है कि कितने नंबर पे हमारा पेज दिखेगा अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे। तो वो चीज़ कैसे डिसाइड होती है, देखो बेसिकली क्वालिटी एंड नंबर ऑफ क्लिक्स
इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा पेज कैसे कनेक्ट है उन सब चीज़ों को देख के। सो होता कैसे है उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सो सबसे पहले ये एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करी जाती है वो यूज़ करी जाती है गूगल द्वारा, ठीक है। गूगल द्वारा ये सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे पड़ा था कि गूगल का भाई बंदा था कैरी पेज के नाम से, एंड उधर से ये नाम आया था पेज रैंक, ठीक है। तो फॉर्मूला एंड काम कैसे करता है उसकी बात करता है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ पेज इज योर पेज रैंक, एंड फॉर्मूला है ये जो कि है पेज रैंक किसी भी एक पेज की निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 4 पेज पड़े हैं ABCD, मेरे को पेज रैंक निकालनी है A की, ठीक है। तो पेज रैंक ऑफ A इज योर, जो इसमें इनपुट आ रहा है A में इनपुट कहाँ से आ रहा है C से, इज इक्वल्स टू पेज रैंक ऑफ C डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ C। मतलब पेज रैंक C की कितनी है, इसकी पेज रैंक कितनी है, डिवाइडेड बाय इसके आउटगोइंग सर्चेस कितने हैं। एक A को जा रहा है, एक A को जा रहा है, एक B को जा रहा है एंड एक D को जा रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ, गंदा हो रहा है यार डायग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर दूँ डायग्राम वापस जिससे आपको समझ आता रहे। तो ये रहा, है ना। सो अब ये चीज़ समझ आ गई कि फॉर्मूला क्या है, पेज रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू जो इनपुट है उसका डिवाइडेड बाय जो उसकी लिविंग नोट्स है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है यार, नोट्स में सारी डिटेल दी हुई है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबकी पेज रैंक मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को पेज रैंक ऑफ C भी नहीं पता कि कितनी है, पेज रैंक ऑफ C एंड पेज रैंक ऑफ D। मैं इन सब की पेज रैंक अभी मेरे को पता तो है नहीं, तो मैं A की कैसे निकालूंगा जब मेरे को C की नहीं पता, और C कैसे निकलेगा D की पेज रैंक से, क्योंकि D से इनपुट आ रहा है, एंड D कैसे निकलेगा B की से, सो B से इनपुट आ रहा है एंड मेरे को पता किसी का भी नहीं है। सो मैं क्या करूँगा कि एज्यूम करता हूँ कि सबकी पेज रैंक है 1/n, वेयर नंबर ऑफ n इज योर नंबर ऑफ नोड्स ABCD, ओवरऑल 4। सो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। एक मैंने जनरल एज्यूम कर लिया, आप चाहो कोई भी ले लो यार, 1/3 ले रहे हो तो सबको 1/3 कर लेना, बट जो जनरल पैटर्न है वो यही है कि नंबर ऑफ नोट्स डिवाइड कर दो एंड आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ नोट्स है उसको डिवाइड पे रख दो 1/n, ओके। अब आगे चलते हैं। सो I1 हमारा क्या आ गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ओके, ठीक है। पहली इटरेशन हमारी ये आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, पेज रैंक ऑफ A निकालना शुरू कर रहा हूं फॉर इटरेशन 2, I2 के लिए। तो पेज रैंक ऑफ A इज योर पेज रैंक ऑफ C डिवाइड बाय लिविंग नोड ऑफ C, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ C कितनी है, 1, 2, 3, तो ये होगी हमारी 3। सो ओवरऑल 1/12, ठीक है। तो इधर मैं फिल कर रहा हूँ 1/12। ऐसी मैं पेज रैंक ऑफ B निकालूं तो पेज रैंक ऑफ B में क्या आएगा, पेज रैंक ऑफ B इज बेसिकली समेशन ऑफ पेज रैंक ऑफ A एंड पेज रैंक ऑफ C। पेज रैंक ऑफ A एंड पेज रैंक ऑफ C, इन दोनों का बेसिकली पेज रैंक ऑफ B जो है समेशन है, दोनों का सम करके हमारा निकलेगा, एंड दोनों का सम होगा डिवाइडेड बाय दोनों का लिविंग नोड ऑफ A एंड लिविंग नोड ऑफ C। पेज रैंक ऑफ A इज योर 1/4, पुरानी वाली का देखेंगे, नई वाली का नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। 1/4 डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ A 1 एंड 2, ठीक है, प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 3, C से कितनी निकल रही है, 1, 2, 3, ठीक है। तो कितना आ गया 1/8 प्लस 1/12, 1/8 प्लस 1/12, तो 3 प्लस 2 एंड divided by 24 and is equals to 5/24, 5/24, ठीक है। ये बन रही है 5/24। सो इसको मैं लिख लेता हूँ 5/24। हालांकि मेरे को अभी चलो उसकी बात में करेंगे, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ पेज रैंक ऑफ C, पेज रैंक ऑफ C निकालते हैं। चलो पेज रैंक ऑफ C निकालो, दैट इज योर इनपुट क्या है, D से आ रहा है सिर्फ, तो नहीं A से भी आ रहा है, तो पेज रैंक ऑफ A डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ A
प्लस पेज रैंक ऑफ डी डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ डी, ठीक है, पेज रैंक ऑफ ए डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ ए, पेज रैंक ऑफ डी डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ डी। तो पेज रैंक ऑफ ए क्या है 1/4, लिविंग नोड कितनी है ए एंड बी को जा रही है, सी और बी को जा रही है तो 2, ठीक है। पेज रैंक ऑफ डी 1/4 था एंड लिविंग नोड एक हमारी जा रही है सी को और तो कोई नहीं जा रही तो डिवाइडेड बाय 1, तो 1/8 प्लस 1/4 दैट इज योर 3/2 एंड 3/8, तो ये आ गया आपका 3/8, ठीक है, ये आ गया आपका 3/8, ठीक है। अब आगे चलता है पेज रैंक ऑफ डी, पेज रैंक ऑफ डी निकालते हैं। सो पेज रैंक ऑफ डी इज योर, सिर्फ बी से इनपुट आ रहा है सी से भी आ रहा है, तो पेज रैंक ऑफ बी बाय लिविंग नोड ऑफ बी प्लस पेज रैंक ऑफ सी डिवाइडेड बाय लिविंग नोड ऑफ सी। पेज रैंक ऑफ बी 1/4, लिविंग नोड कितनी है बी की सिर्फ एक, ठीक है, प्लस पेज रैंक ऑफ सी 1/4 डिवाइडेड बाय 3, लिविंग नोड सी की 3 है, ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/12 दैट इज योर 4/12, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/12। सबको डिवाइड करके एक फॉर्म में ले आओ। सो बेसिकली मैं इसको पहले फॉर्म में लाऊं तो ये हो जाएगा 2.5/12 एंड 8 एंड ये हो जाएगा हमारा 4.5/12, ठीक है। तो अब ये सारे रेशियो आ गए हमारे पास, ठीक है, 1/12 2.5 सबके डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जिसका जितना बड़ा रेशियो होगा वो उतना ही हाईएस्ट उसकी पेज रैंक होगी, जितना बड़ा रेशियो उतनी हाईएस्ट उसकी पेज रैंक होगी। सो पेज रैंक सबसे बड़ी इधर किसकी होगी सबसे बड़ी सी की, ठीक है। तो इधर सबसे ज़्यादा जो पेज रैंक होगी दैट इज योर सी की, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज होगा दैट इज योर सी, दैट इज योर सी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज होगा वो होगा आपका सी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। सो अब हम बात करेंगे एंटरप्राइज सर्च की, कि एंटरप्राइज सर्च जो है बेसिकली काम क्या करता है, कि एंटरप्राइज सर्च का बेसिकली काम क्या है। सो चलते हैं एंड देखते हैं। बेसिकली एंटरप्राइज सर्च क्या है कि कुछ भी सर्च करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी हम चीज़ सर्च करते हैं दैट इज योर एंटरप्राइज सर्च, ठीक है। सो एंटरप्राइज सर्च इज द ऑर्गेनाइजेशन रिट्राइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन retrieval of structured and unstructured data, organization retrieval of structured and unstructured data, ठीक है, organized way में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या हम इसको पब्लिक सर्च कर सकते हैं, क्या इसको कोई भी बंदा सर्च कर सकता है, सो नो, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर इसको सर्च कर सकते हैं, ऑथराइज्ड यूजर्स सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, मान लेते हैं एरिक्सन या सैमसंग मान लेते, चलो ठीक है, तो सैमसंग के अंदर की प्राइवेट डिटेल जितनी भी है वो एंटरप्राइज सर्च को यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं, उसके अपने बंदे ही उसको सर्च कर सकता है, कोई भी आके एरागेर आके उसको सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऑथराइज्ड यूजर ही उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटरप्राइज सर्च एंड वेब सर्च में डिफरेंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। सो मैं इधर एंटरप्राइज सर्च लिख लेता हूँ, एंटरप्राइज सर्च, एंड इधर लिख लेता हूँ मैं वेब सर्च। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप क्या बताओगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, जबकि दूसरा गिव्स अस द मैनी सिमिलर रिजल्ट्स, की बहुत सारे जो है सिमिलर रिजल्ट वो दे सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही रिजल्ट होगा। सो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर रिजल्ट देता है, ठीक है, पर्टिकुलर रिजल्ट देगा, ओके। ये मैनी सिमिलर रिजल्ट्स आपके सामने लाके रख देगा, बहुत सारे एक जैसे रिजल्ट आपके सामने लाके रख देगा। सेकंड
ऑन इंट्रानेट ये यूज होता है, ठीक है, जबकि ये ऑन इंटरनेट यूज होता है, ऑन इंटरनेट यूज होता है, ठीक है। अब एंटरप्राइज सर्च का थर्ड चीज कि ये डॉक्यूमेंट सर्च करता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो वेब पेजेस सर्च करता है, ठीक है। एंड लिख लेना, लिख दूं डॉक सर्च, वेब पेजेस सर्च, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है ये सिक्योरिटी से भरपूर होता है, बहुत सिक्योर्ड होता है। एंड फिफ्थ, ऑथराइज्ड यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड इसको कोई भी पब्लिक यूज़र भी एक्सेस कर सकता है, इसको कोई भी पब्लिक यूज़र भी एक्सेस कर सकता है। सो ये है हमारा ओवरऑल डिफरेंस एंटरप्राइज सर्च का। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, मेहनत लगती है और बहुत सारी ऐसी कंबाइंड वीडियो भी लेके आऊँगा। सो इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग की। लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग बेसिकली है क्या? देखो कई बार क्या होता है कि हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो बहुत बड़ी डायमेंशन में होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिग डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा हमारा पड़ा है ना, और उसमें सर्च करना, तो उसमें हमारी KNN अगर एल्गोरिथम से हम कोई भी डाटा सर्च करें तो उससे हमें दिक्कत ये आएगी कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारा लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग से हम अपना चीज़ें सर्च करता है। सो बेसिकली लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग क्या है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड सिमिलर डाटा ओवर द हाई डायमेंशन स्पेस, टू फाइंड सिमिलर डाटा ओवर हाई डायमेंशन स्पेस, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं टू फाइंड सिमिलर डेटा ओवर हाई डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, हालांकि मैंने जो नोट्स है उसमें डेफिनेशन अच्छी खासी लिख के दी है, लेकिन इधर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म है ना, कि हाई सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को सर्च करना, टू फाइंड सिमिलर टाइप ऑफ डाटा ओवर दी लार्ज डायमेंशनल स्पेस। हाई क्या, लार्ज लिख लेना चाहिए, वैसे लार्ज सही टर्म है, ठीक है। तो लार्ज डायमेंशनल स्पेस, तो उसको हम कहते हैं लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। अब लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग काम कैसे करती है उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2-4 चीज़ें आपको देखनी होगी कि चलो वो साथ साथ में बता देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा एक वर्ड है नेडल, लिख लेते हैं, ठीक है, एंड एक वर्ड में लिख लेता हूँ नाल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरा गया एंड लोकेलिटी सेंसिटिव के 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज योर शिंगलिंग, पहला प्रोसेस जो है दैट इज योर शिंगलिंग, ठीक है। अब ये शिंगलिंग प्रोसेस है क्या उसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। सो बेसिकली शिंगलिंग प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी डॉक गया उसको के लेंथ के इंटीजर्स में उसको बांट के एक ग्रुप बना दिया जाएगा, सेट्स बना दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सेट A है एंड ये मेरे पास एक सेट B है, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ K की वैल्यू 2 रख लूँ, ठीक है। यहाँ लेंथ K में आपके सेट्स बनेंगे, K की वैल्यू 2, मतलब एक मैं NA ले सकता हूँ, एक मैं AD ले सकता हूँ, एक DA एंड AL, ठीक है। तो A में क्या क्या आ गया, NA, AD, DA एंड AL, ठीक है। B में क्या आ जाएगा, NA, AA एंड AL, है ना। अब इन दोनों में जो कॉमन है A एंड B में, उसको हम किधर रखेंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में रखेंगे। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए, है ना। सो ये ले लिया एंड ये ले लिया, ये मेरा A, ये मेरा B। तो NA दोनों में है तो मैं इसको NA को इधर रख लेता हूँ, ओके। एंड AD सिर्फ A वाले में है तो इसको AD को इधर रख लेता हूँ। DA सिर्फ इधर वाले में इधर रख लेते हैं। AL दोनों में है तो इधर रख लेते हैं। एंड DA हो गया, AD हो गया, बाकी दोनों इधर हो गए, ठीक है। एंड इसमें क्या रह गया, AA, तो इसको हम रख लेते हैं इधर। तो ये काम हो गया, शिंगलिंग ने काम करके इधर हमें जो स्ट्रिंग दी, सेट ऑफ स्ट्रिंग दी, वो हमें ये दे दी।
अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम हैशिंग में फेंकेंगे। ठीक है, हैशिंग मिनिमम हैशिंग क्या करेगा, इन सबको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। मिनिमम हैशिंग क्या करेगा, इन सबको इंटीजर वैल्यू आपकी प्रोवाइड कर देगा। शॉर्ट इंटीजर वेक्टर वैल्यूज आपको इसमें प्रोवाइड कर देगा। जो नोट्स में लिखा है वो शॉर्ट इंटीजर लिखा होगा मैंने। ठीक है, सो बेसिकली इंटीजर वैल्यू यार प्रोवाइड कर देगा। कैसे करेगा उसकी मैं बात करता हूं। सो सेकंड प्रोसेस इज योर मिनिमम हैशिंग। मिनिमम हैशिंग, ठीक है, सेकंड प्रोसेस इज योर मिनिमम हैशिंग। सो ये कैसे काम करता है भाई, क्या करेगा ये, जैकार्ड इंडेक्स का ये यूज करता है। ठीक है, सो जैकार्ड इंडेक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा कि करता क्या है ये इंडेक्स। ठीक है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ए यूनियन बी, आप लिख लो एंड मॉडुलस लगा देना, माइनस में कभी नहीं आए। सो जैकार्ड इंडेक्स इज योर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी। सो जैकार्ड इंडेक्स से हम इनको वैल्यू असाइन करेंगे एंड ये वैल्यू हमारी लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, थर्ड प्रोसेस इज योर लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, इसमें जाएगा। ठीक है, लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग में जाएगा एंड ये क्या करेगा, पेयर्स बनाने शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, पेयर्स बना के हमारे सामने रख देगा, जिससे जो पेयर बहुत सारी बार रिपीट हो रहे हैं उसको हम इजीली सर्च कर सके। नियरेस्ट टू नेबरिंग जितने ज़्यादा एलिमेंट है उसको हम सर्च कर सके। सिमिलर डाटा आइटम्स को एक जगह रखें सो दैट हमें अलग अलग जगह सर्च ना करना पड़े, टाइम ज़्यादा ना लगे, कम लगे, क्योंकि हमारे पास डाटा ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ AL ये दोनों चीज़ अगर अलग अलग रहती तो ज़्यादा डाटा होता। अगर ये दोनों चीज़ को मैंने कॉमन कर दिया तो मेरे पास डाटा कम हुआ। सो ये काम करता है हमारा लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। सो इस बार हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, सेंटिमेंट्स एंड इंटेंट्स की। ठीक है, बेसिकली यार नॉर्मल से 4 वर्ड्स है एंड गूगल करने पे तुम्हें पता लग ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जो हमें लिखना होगा एग्जाम में, या जो हम असल में हमें लिखने वक्त काम आता है, या प्रॉपर वे क्या है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, सो लैंग्वेज इज बेसिकली एक आप ट्रांसलेटर कह लो, जो हमारे सिग्नल, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको रिसीव्ड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कैसे, रिसीव्ड सिग्नल में कन्वर्ट करता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्पोकन वर्ड्स। मतलब कोई भी सिग्नल है उसको अगर हम बोल पा रहे हैं देन दैट बोलना इज योर लैंग्वेज, वो चीज है लैंग्वेज। वेयर एज इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ फैक्ट और एक पैटर्न ऑफ समथिंग इज योर इंफॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज योर इंफॉर्मेशन, या फैक्ट्स जो हमारे काम आते हैं, है ना, दैट आर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं सेंटिमेंट्स की। तो सेंटिमेंट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। कि कोई हमसे बात कर रहा है तो उसका जो मैसेज जो वो हमें दे रहा है वो किस तरह का मैसेज है, क्या वो पॉजिटिव मैसेज है, क्या वो न्यूट्रल मैसेज है, क्या वो नेगेटिव मैसेज है। ठीक है, वेयर एज इंटेंट या इंटेंशन, इंटेंट या इंटेंशन, इंटेंट होगा शायद तुम्हारे सिलेबस में। सो इंटेंशन क्या होता है या इंटेंट क्या है, इंटेंट इज बेसिकली योर, स्पेलिंग गलत लिख दी, इंटेंट, ओके, इंटेंट इज बेसिकली योर इंटेंशन, वेदर आप कंप्लेन कर रहे हो किसी को या कुछ फीडबैक दे रहे हो या रिव्यू कर रहे हो किसी का। सो इंटेंशन आपका क्या है, वो होता है आपका इंटेंट। वेयर एज सेंटिमेंट्स इज योर, क्या सेंटिमेंट्स है, क्या है वो जो हम फीडबैक भी दे रहे हैं, वो फीडबैक हमारा पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, दैट इज योर सेंटिमेंट्स। रिव्यू पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, दैट इज योर सेंटिमेंट्स। की इंटेंशन में आपके सेंटिमेंट्स क्या है वो होते हैं आपके सेंटिमेंट्स। सो आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी एंड समझ आनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए एंड जल्दी जल्दी वीडियो सारी देखते जाइए।
सो इस बार जो हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले मैप रिड्यूस टेक्निक की। किसकी? मैप रिड्यूसिंग। ठीक है, मैप रिड्यूस टेक्निक की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मैप रिड्यूस टेक्निक बेसिकली क्या है? अलग एक डाटाबेस से सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को मैपिंग कराना एंड देन उसको रिड्यूस कर देना। सिंपल बात, ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं आगे एंड थोड़ा सा और इसको समझे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से 1 लाख नंबर है। ओके, 1 लाख समझ के चलते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा है मेरे पास नंबर, लेकिन 1 to 1 लाख, और मेरे को हर पूरे 1 to 1 लाख सब नंबर को ऐड करना है। तो क्या मैं एक बंदे को काम दूंगा और वो कर देगा? नहीं कर पाएगा, है ना। सो मतलब हम अगर 10-10 का स्टैक बना के बहुत सारे बंदों को काम दे, तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 to 1 लाख नंबर है ना। अगर मैं 1 to 100 एक बंदे को देता हूं, ठीक है, 100 to 200 एक बंदे को देता हूं, सेकंड पर्सन को, 200 to 300 4 पर्सन को देता हूं, तो क्या इससे इजी नहीं पड़ेगा कि ये हर बंदा 100 ऐड कर ले, बाद में हर बंदा आपस में ऐड करे, फिर फर्दर हर बंदा अपने आप में ऐड करे और फाइनल आंसर ले ले? तो उससे हमारा काम जल्दी होगा, है ना। तो यही टेक्निक को बेसिकली मैप रिड्यूसिंग कहते हैं। हालांकि बच्चों वाला खेल है, लेकिन कॉलेज वाले पागल बनाते भाई। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैप का मतलब है जो इनपुट है उसको इंटरमीडिएट डाटा में कन्वर्ट करना। दिस इज योर मैपिंग। ये प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग। ओके, एंड इंटरमीडिएट को फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करने को कहते हैं रिड्यूसिंग। फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करने को कहते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, सो मैप रिड्यूस, इतनी बात समझा गई। ओके, अब तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड आपको समझा देते हैं। एंड प्लीज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख के मैं बना रहा हूं। जिनको कुछ नहीं आता ये देख लो, मैं गारंटी देता हूं पास हो यार। ठीक है, एक एक चीज यही आएगी एग्जाम में जो इस वीडियो में पढ़ाई है। सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज मैप रिड्यूस टेक्निक। सो उस समय आपको पहली चीज ये एक्सप्लेन करनी है मैप क्या काम करता है, वो बताना है। इनपुट को इंटरमीडिएट रिजल्ट, रिड्यूस क्या काम करता है, इंटरमीडिएट को फाइनल। ये चीज आपको लिख के बतानी है। ओके, देन फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट डाटा ये है, तो मैं इसको सबसे पहले मैप कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो को एक अलग, सेकंड रो को एक अलग, थर्ड रो को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। मार्कर भाई साहब को ले ले। सो यार मेरे मार्कर भाई साहब अब नहीं गिरते। ठीक है, सो भाई ये लिया मैंने एक बॉक्स, इसमें डियर है, छोटा ले लूँ यार बॉक्स, बहुत बड़ा ले लिया, ये तो मेरे दिमाग जितना बड़ा डब्बा हो रहा है भाई। डियर, बियर एंड रिवर। ठीक है, पहली वाली रो में ये है। सेकंड रो में क्या है, कार, कार एंड रिवर। थर्ड रो में क्या है, डियर, कार, रिवर। ठीक है, डियर कितने हैं इसके आगे लिख लो, 1 1 1, कार 1, कार इसमें 2 है ना। सो कार के आगे मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं एंड रिवर के आगे 1। अगेन इसमें डियर, कार, रिवर एक एक ही है, इसमें भी एक एक है। ठीक है, अब मैं इनको कंबाइन करना शुरू कर रहा हूं। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको सॉर्ट एंड शफल कर रहा हूं और एक कॉमन बॉक्स में बना रहा हूं डियर के लिए, एंड एक कॉमन बॉक्स में बना रहा हूं कार के लिए, एंड एक कॉमन बॉक्स में बना रहा हूं रिवर के लिए। सो ओवरऑल डियर कितने मेरे पास, 1, सेकंड वाले में है एक भी नहीं, एंड थर्ड वाले में 1। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, कार देखते हैं। कार पहले वाले में कोई नहीं है, 0। ठीक है, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 1। ठीक है, रिवर देखते हैं, पहले वाले में भी है, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में 1 1 1, है ना। सो ये हो गया। ये टेक्निक, इधर तक की टेक्निक इज योर मैपिंग। ये आप डायग्राम बनाओगे एग्जाम में। ठीक है, यहां मैंने इसको किया है सॉर्ट एंड थोड़ा बहुत शफल कर दिया इसको, है ना, कि डियर वाले एक जगह, कार वाले एक जगह, रिवर वाले एक जगह। ठीक है, अब इसको मैं फाइनल स्टेप कर रहा हूं एंड तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं एंड फाइनल रिजल्ट दे रहा हूं मैं यहां। दैट इज डियर मेरे पास है 2, कार मेरे पास है 3 एंड रिवर मेरे पास है
3 दिस स्टेप, ये वाला स्टेप जो है दिस इज योर रिड्यूसिंग स्टेप एंड दिस इज नोन एज रिड्यूसर स्टेप. सो डियर कार एंड रिवर, और ये ओवरऑल स्टेप मैप प्लस मैप रिड्यूसर इज योर मैप रिड्यूसिंग टेक्निक. सो बेसिकली ये टेक्निक काम क्या करती है, पैरेलली डाटा एक साथ ऐड करवाई जा रही है. बेसिकली कर क्या रही है, पैरेलली डाटा एक साथ ऐड करवा रही है टू सेव आवर टाइम. ठीक है, हमारा टाइम जो है सेव हो सके, इसलिए पैरेलली डाटा हमारा ऐड करवा रही है. और यही टेक्निक को भाई मैप रिड्यूसिंग टेक्निक कहते हैं. एंड मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में. अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाओ यार साथ साथ में. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू. सो इस पर जो हम बात करने वाले वो हम बात करें क्लस्टरिंग की, है ना, कि क्लस्टरिंग प्रोसेस है क्या. सो बेसिकली क्लस्टरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा हम एक ग्रुप में रख देते हैं. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास चलो उसको एग्जांपल की बात में करेंगे. मैं एग्जांपल यार दे दूंगा, चलो ले लो. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक झोले में खीरे पड़े हैं देसी भाषा में. ठीक है, खीरे पड़े हैं, ये खीरे हैं भाई. ठीक है, ये मेरे पास पड़े हैं कुछ टमाटर एंड कुछ पड़े हैं मेरे पास कुछ भी ले लो यार, संतरे ले लो. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार ये सारे ना आपस में मिक्स हो रखे हैं. कहने का मतलब है यहाँ कुछ खीरे पड़े, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, एंड ऐसी रेड वाले कुछ अलग अलग जगह पड़े हैं. तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये अलग अलग करके हम इनको सेपरेट आउट कर लें. ठीक है, सो वही प्रोसेस आपका क्लस्टरिंग, वही प्रोसेस आपका क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग यही काम करता है. सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस. ठीक है, अलग अलग क्लासेस में उसको डिवाइड कर देना एंड ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. सो अब ये क्लस्टरिंग के भी दो टाइप्स फर्दर आते हैं, दैट इज योर हार्ड एंड सॉफ्ट क्लस्टरिंग. हार्ड क्लस्टरिंग वो क्लस्टरिंग है जिसमें एक टाइप सिर्फ एक ही ग्रुप में रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको मैं हार्ड क्लस्टरिंग ऐसे समझाता हूं कि मेरा एक आईफोन है और एक है मेरा वन प्लस और एक है मेरा KS का फ़ोन. ठीक है, एक अपना ही फ़ोन रखता हूं भाई मैं. आने वाले दिनों में नीचे वो कपड़े कुपड़े तो आ रहे हैं, मैं फ़ोन भी निकाल दूँगा. ठीक है, सो मेरे पास ये तीन चीज़ है. देखो, आईफोन मेरा अमेज़ॉन पे भी चल रहा है, बिक रहा है, और आईफोन मेरा फ्लिपकार्ट पे भी बिक रहा है. सिमिलरली वन प्लस मेरा अमेज़ॉन पे भी बिक रहा है एंड फ्लिपकार्ट पे भी बिक रहा है. सो ये दोनों जो है दैट दे आर, ये जो दोनों है वो सॉफ्ट क्लस्टरिंग में आते. ठीक है, जबकि हार्ड क्लस्टरिंग में आएगा सिर्फ KS वाला, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, अपने ही प्लेटफॉर्म पर बिकेगा, अपने ही प्लेटफॉर्म पर ये बिकेगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा हार्ड क्लस्टरिंग. सो इसमें क्या होता है कि ईच डाटा पॉइंट इज असाइंड टू ओनली वन क्लस्टर, कि हर डाटा पॉइंट सिर्फ एक ही क्लस्टर को असाइन होता है, जबकि इसमें ईच डाटा पॉइंट असाइन टू मल्टीपल क्लस्टर. ये हमारे क्लस्टर है जिसमें हमारा बड़े सारे फोन्स का ग्रुप है. इसमें भी बहुत सारे फोन्स का ग्रुप है जिसमें से हम एक डाटा पॉइंट ये पॉइंट करा रहा है, एक ये पॉइंट करा रहा है. ठीक है, सो क्लस्टर फोन का ग्रुप, दिस आर दी डाटा पॉइंट जो उसमें मैप हो रहे हैं. जबकि KS वाला डाटा पॉइंट जो है सिर्फ एक ही क्लस्टर में मैप हो रहा है, वो है यूट्यूब. ठीक है, सो KS वाला क्लस्टर हार्ड हो गया एंड बाकी दोनों सॉफ्ट हो गए. आई होप सो समझा रहा होगा यार. इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे नहीं पाऊंगा यार, है ना. अपनी बेइज्जती करा के एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, तो इज्जत रखना थोड़ी, सब्सक्राइब कर देना यार. ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्लस्टरिंग के दो टाइप्स पे. ठीक है, वो टाइप्स जो है दैट आर पार्टीशन क्लस्टरिंग एंड हिरार्किकल क्लस्टरिंग. पार्टीशन क्लस्टरिंग एंड हिरार्किकल क्लस्टरिंग. सो ये क्या है उसकी मैं बात करता हूँ. सो बेसिकली पार्टीशन क्लस्टरिंग क्या कहता है, पार्टीशन एंड हिरार्किकल. हिरार्किकल कहता है भाई मैं अपने क्लस्टर्स को एक ट्री की फॉर्म में तोड़ूंगा, एक ट्री की फॉर्म में तोड़ना शुरू करूंगा.
लेकिन पार्टीशन क्या आता है, मैं सिर्फ अलग कर दूंगा, सेपरेट आउट कर दूंगा। किसी भी कंटेनर में होंगे तो काले वाले एक तरफ और नीले वाले एक तरफ हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है पार्टीशन, जबकि ये ट्री फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, सो ये होती है पार्टीशन क्लस्टरिंग। सो डेफिनेशन स्क्रीन पे आ रही है, इट इज सिंपली डिवीजन ऑफ द सेट ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट इनटू नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर। नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर, कोई एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल दोनों क्लस्टर अलग अलग है, आईफोन वाले क्लस्टर अलग है, आईफोन की सीरीज अलग है और वन प्लस की अलग है। आई होप दिख रहा होगा। एक तो ये हरा मार्कर यार, लाइट बहुत है इसलिए मैं चलाता भी नहीं इसको। ठीक है, सो वन प्लस और आईफोन, ठीक है, सो दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, सो पार्टीशन में हो गए। हायरार्किकल ट्री फॉर्मेट में चलता है। इट फॉर्म्स हायरार्किकल क्लस्टर ऑफ गिवन डाटा ऑब्जेक्ट इनटू टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। ये टॉप डाउन है, बॉटम अप भी हो सकती है। ठीक है, सो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो जो आपको होगा उस समय जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। सो ये है हमारा क्लस्टरिंग। सो आई होप आपको क्लस्टरिंग समझ आई होगी। एंड भाई बैक टू बैक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि पता है तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। सो देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर करते रहो यार, बोलना पड़ रहा है तुम्हें, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो, सो अगली प्रेजेंटेशन में हम और चीज़ों की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस बार जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है क्या, ठीक है, उधर से शुरुआत करते हैं एंड फिर देखते रहेंगे यार। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज कि इतना सारा डाटा है, बिग डाटा पढ़ रहे, बहुत सारा डाटा है, उसमें से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालना इज योर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। काम कैसे करती है वो देखते हैं एंड चलते हैं इस डायग्राम पे। सो बेसिकली इस डायग्राम में हो क्या रहा है कि इधर मेरा रॉ टेक्स्ट इनपुट करवा रहा हूं, मतलब बेसिकली यहाँ रॉ टेक्स्ट का मतलब है डॉक्यूमेंट। मैं अपनी कोई डॉक फाइल भेज रहा हूँ, सारे मार्कर के पीछे कैप्स ही लगा लूँ यार, मैं खाली बिना कैप के मार्कर नहीं चलाता। सो इसलिए डॉक फाइल है ये मैं इसमें एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या करेगा, जो डॉक फाइल है ना आपकी उसको ये सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सेगमेंटेशन क्या करेगा, आपका इस डॉक फाइल को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल इसमें S1, S2, S3, S4, S5 5 सेंटेंसेस की डॉक फाइल है, मैंने S5 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, टोकनाइजेशन क्या करेगा, हर सेंटेंस को फर्दर ब्रेक करेगा एंड इसको वर्ड में कन्वर्ट करेगा। सो टोकनाइजेशन क्या कर रहा है, इसको सेंटेंस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, W1 से WN ले लिया कि पता नहीं किस सेंटेंस में कितने वर्ड हो, जरूरी नहीं है सेंटेंस में भाई इक्वल वर्ड हो, तो मैंने W1 से WN ले लिया। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या कर रहा है, हर वर्ड को टैग करना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है, टैगिंग का काम पार्ट ऑफ स्पीच करता है। हर वर्ड को टैग करेगा किसी ना किसी से एंड देन उसको भेजेगा एंटिटी डिटेक्शन में। किस में भेजेगा, एंटिटी डिटेक्शन। मार्कर लाल चल रहा था तो लाल ही चलाएंगे। सो एंटिटी डिटेक्शन में वो भेजेगा। अब एंटिटी डिटेक्शन क्या करेगा, एंटिटी डिटेक्शन क्या करेगा, जो काम की एंटिटीज है, अब जरूरी नहीं सब चीजें काम की हो, काम की एंटिटीज जो रिलेटेबल एंटिटीज है उसको भेजेगा रिलेशनल डिटेक्शन में। और रिलेशनल डिटेक्शन जो हमारे पास सेट ऑफ टपल्स होंगे, जो हमारे पास रिलेशन होंगे, रिलेशन आर बेसिकली सेट ऑफ टपल्स, और जो हमारे पास टपल्स होंगे वो रिलेशन मैच करेगा और जो मैचिंग काम की होगी वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। सो बेसिकली रिलेशन डिटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इतनी तगड़ी हिंदी। सो बेसिकली रिलेशनल डिटेक्शन हमारी काम कर रहा है एक सारी चीजों में से काम की चीजें उठाना, वो काम कर रहा है मेरा रिलेशनल डिटेक्शन। ठीक है, और ये चीज को कहते हैं इमेज एक्सट्रैक्शन। सो आई होप आपको ये समझा होगा एंड दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस बार जो हम बात करें वो हम बात करेंगे भाई डेटा माइनिंग की, है ना, कि डेटा माइनिंग काम कैसे करता है। सो बात करने जा रहे हैं हम डेटा माइनिंग। ठीक है जी,
डेटा माइनिंग देखो गोल्ड माइनिंग जैसे गोल्ड माइनिंग में हम बड़ी सारी चीज़ों में से गोल्ड निकालते हैं ना, वैसे डेटा माइनिंग में बहुत सारे बिग डाटा में से इंपॉर्टेंट डाटा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओवरऑल इसका डायग्राम है। काम कैसे करता है डायग्राम उसकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ से मैंने इनपुट दिया, ओके, यहाँ से मैंने इसका इनपुट देना शुरू किया, ठीक है। अब ये जो इनपुट मैंने दिया, डाटा दिया, मेरे को ये डाटा चाहिए, ठीक है। सो पैटर्न मैच होगा, पैटर्न मैच होकर डाटा माइनिंग इंजन में जाकर डाटाबेस सर्वर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस सर्वर नीचे के डाटा वेयर हाउसेस या अदर रिपोजिटरी, मतलब जो www हो गया या डेटाबेस हो गया, ये सब जगह से जो हमने सर्च करना है वो निकालेगा, ठीक है। सिलेक्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा एंड देन क्लीन करेगा। क्या करेगा? सिलेक्ट, इंटीग्रेट, क्लीन, SIC, ठीक है। ये करेगा, देन ऊपर ये डाटा माइनिंग इंजन में इसको भेजिएगा। देन नॉलेज बेस का यूज करके पैटर्न इवेल्युएट होगा एंड वो ऊपर यूजर इंटरफेस के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डाटा उसने दिया उसमें से भी कुछ हमें, जो पैटर्न हमें चाहिए सिर्फ हमें वही चाहिए। सो पैटर्न मैच होगा, देन हमारा यहाँ आउटपुट आएगा, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग, सो इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन। देखो बेसिकली रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग मेथड है, मतलब जहां हमारा गिवन इनपुट क्या होगा? लेबल्ड होगा, है ना। और इसका जो आउटपुट आता है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके हम आउटपुट जो भी लाएंगे वो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच द आउटपुट वेरिएबल इज ऑलवेज कंटिन्यूस, लाइक सैलरी, प्राइस एंड वेट, ओके। सो कंटिन्यूस मैंने एक वर्ड यूज किया, कहने का मतलब क्या है उसकी बात करता हूँ। फ्यू एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं। सैलरी एक कंटिन्यूस पैटर्न है उसका इंक्रीज होने का, कि साल बाद इंक्रीज होती है या 2 साल बाद इंक्रीज होती है, 3 साल बाद, एक कंटिन्यूस पैटर्न है कि इतने साल बाद वो इंक्रीज होगी। सो ये रिग्रेशन टेक्निक है या नहीं? ये रिग्रेशन टेक्निक है, ठीक है। एंड अब लेते हैं हम एक मेथड, क्या अब लेते हैं? एज ले लेते हैं। एज हर साल इंक्रीज होती है, रिग्रेशन है। नेशनैलिटी क्या चेंज होती है ना? जिस देश में जन्म ले लिया वही, है ना। सो मतलब ये रिग्रेशन नहीं है, ठीक है। अब रिग्रेशन के फर्दर 2 टाइप्स है एंड इन 2 टाइप्स की मैं बात करना चाहता हूं। पहला टाइप इज योर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब है यहां बहुत सारे डेटा हमारे पड़े हुए हैं एंड मैं इधर एक कॉमन लाइन क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से क्रिएट कर ली, कॉमन लाइन क्रिएट करूंगा जिसमें मैं y की वैल्यू निकाल सकूं बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ x, मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ x मैं y की वैल्यू निकाल सकूं। कहने का मतलब क्या है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, देन दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन। नाउ बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सेकंड टाइप इज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Logistic regression is basically the probability. Logistic regression is basically the probability of the outcome. For example, मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है। अगेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ 0 और 1 में काम करता है, या तो उसका आंसर 1 होगा या उसका आंसर 0 होगा। कुछ डाटा मेरा इधर पड़ा है, कुछ डाटा मेरा इधर पड़ा है एंड कुछ इधर पड़ा है एंड कुछ इधर पड़ा है।
सो देखो होगा क्या, मैं वो चीज़ बता दूँ। ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में है, यहाँ एक, इसके ही यहाँ सेंटर में। ओके, सो होगा क्या कि जिस साइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कर्व हमारा उधर को जाना शुरू करेगा। अगर यहाँ देखें इधर 3 है, इधर ज़्यादा है, तो कर्व हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ दोनों तरफ एक एक है, तो एक मिड पे हमारा एक पॉइंट होगा जहाँ हमारा सेकंड कर्व हमारा जाके मीट होगा। ठीक है, अगेन इधर 2 है, इधर ज़्यादा है, तो इधर जाके हमारा ये कर्व कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। सो मतलब कहने का ये है, या तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आंसर 0 होगा या 1 होगा, या आंसर 0 होगा या 1 होगा अकॉर्डिंग टू दी वेट्स, अकॉर्डिंग टू दी वेट ऑफ दी पर्संस। ठीक है, सो अब लॉजिस्टिक में भी फर्दर टाइप्स है, लॉजिस्टिक के फर्दर टाइप्स हैं, दैट इज बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। तो वो क्या है उसकी मैं बात कर लेता हूं। सो वो 2 टाइप है, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। सो बाइनोमियल में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम होता है दैट इज 2, या तो पास या फेल। ठीक है, या ट्रू या फॉल्स, सही गलत। मल्टीनोमियल में बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ मैं खाना किस तरह का खाता हूँ, मैं वेज भी खा सकता हूँ, नॉन वेज भी खा सकता हूँ। आजकल एक नई जात आई है एगिटेरियन, सो वो भी बड़ी चली है, कहते हैं हम नॉन वेज नहीं है, बस अंडा खाते हैं, है ना। सो एगिटेरियन ये तीसरी एक जात है ना। सो वो मल्टीनोमियल का भी अब पार्ट बन चुकी है। ठीक है, सो ये होती है हमारी ओवरऑल रिग्रेशन टेक्निक। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी एंड मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन। सो इस बार जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क की। देखो न्यूरल नेटवर्क है क्या? न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे ब्रेन के टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इनपुट्स लेयर होती है। सबसे बेसिक टाइप जो न्यूरल नेटवर्क का है वो बताने जा रहा हूँ, दैट इज परसेप्ट्रॉन बताने जा रहा हूँ। एंड साथ साथ में तुम्हें न्यूरल नेटवर्क भी समझाता रहूँगा कि न्यूरल नेटवर्क है क्या। ठीक है, सो इसमें कुछ इनपुट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन भी x1, x2, x3, ऐसी बहुत सारे इनपुट्स है xn तक। ठीक है, एंड हर इनपुट का एक अपना वेट बॉक्स होगा। ठीक है, एंड ये वेट बॉक्स, इसके बीच में बहुत सारे वेट बॉक्स होंगे। दिस वन भी w1, w2, w3 एंड wn। हर वेट बॉक्स से ये मल्टीप्लाई होंगे एंड एक फाइनल समेशन प्रोडक्ट हमें यहाँ जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? समेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इस समेशन प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेटेड सम। एंड ये वेटेड सम से हमारा एक फंक्शन निकल के आता है, स्टेप फंक्शन। स्टेप सिग्नल सबको पता होगा, जो हमने सेकंड या थर्ड सेम में पढ़ा था। ठीक है, सो स्टेप फंक्शन हमारा ये निकल के आता है, मतलब या आंसर 0 या 1 टू सेपरेट थिंग्स आउट, है ना। या तो 0 या 1। ठीक है, सो वहाँ से हमारा आंसर फाइनल आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। देखो ये है वेटेड सम, है ना। वेटेड सम मतलब ये फाइनल हमारा आंसर यहाँ हर एक का सम निकल के आता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? x1 w1 प्लस x2 w2 ऐसी xn wn तक। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन कुछ थ्रेशोल्ड, तुम्हें थीटा या कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू दी होगी, अगर ये वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन थीटा आती है, ठीक है, तो तुम्हारा आउटपुट जो होगा दैट इज योर 1। अगर ये वैल्यू तुम्हारी लेस देन इक्वल्स टू थीटा आती है तो तुम्हारा आंसर जो होगा दैट इज 0, इधर 1। तो कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू किसी जगह
लेस देन थीटा ही तो 0, किसी जगह ग्रेटर देन थीटा ही तो सीधा ऊपर। सो हमने इसको क्लियर कट पार्टीशन कर दिया कि कुछ चीज़ें हमारी 0 पे है, कुछ चीज़ें हमारी 1 पे है। सो ये चीज़ के काम आता है हमारा परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। अगेन ANN डीप लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच इज़ यूज्ड फॉर डीप लर्निंग, जो डीप लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें पहली लेयर इज़ योर इनपुट लेयर, देन कुछ हिडन लेयर होती है एंड देन आउटपुट लेयर होती है, देन हिडन लेयर एंड देन आउटपुट लेयर हमारी होती है। तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, और इसमें ANN में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जैसे हमारा यहाँ परसेप्ट्रॉन में, वैसी ANN में भी एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो फाइनल आउटपुट डिटेक्ट करके हमारा प्रोड्यूस करता है, जो हमारा फाइनल आउटपुट डिटेक्ट करके प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं CNN की। CNN क्या है? बेसिकली ये यूज होता है फॉर इमेज रिकॉग्निशन या इमेज डिटेक्शन के काम हमारा आता है। एज ऑफ द इमेज को ये डिटेक्ट करके उसको रिकॉग्नाइज करता है, एज ऑफ द इमेज को डिटेक्ट करके उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगेन जो CNN है उसमें भी ऑब्वियसली बात है यार, न्यूरल नेटवर्क है, कुछ लेयर इनपुट्स होएगी एंड इसके बाद कुछ हिडन लेयर्स होएगी। हिडन लेयर किससे बना दूं? रेड से बना देता हूँ। कुछ हमारी हिडन लेयर्स होएगी एंड फिर कुछ और हिडन लेयर ले लेता हूँ मैं थोड़ी सी और हिडन लेयर ले आता हूँ, तो बहुत सारी हिडन लेयर हो सकती है यार, जरूरी नहीं कि 2-4 ही आप हिडन लेयर बनाओ। कनेक्ट हुई होगी, हर न्यूरल नेटवर्क एक दूसरे कनेक्ट हुआ होगा, जरूरी नहीं एक से हो, मल्टीपल चीज़ों से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत गंदा नेटवर्क बन के आता है न्यूरल का, ठीक है। एंड ये लेयर है हमारी हिडन लेयर, ये वाली क्या है? इनपुट लेयर। एंड इसका फाइनल हमारा कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगा फाइनल आउटपुट। एंड इस प्रोसेस, इस नेटवर्क को हम कहते हैं CNN। अब CNN ये नेटवर्क तो यूज़ करती है, लेकिन इमेज डिटेक्शन करती कैसे है उसकी बात। तो भैया देखो, सारा कुछ लगभग मैंने ओवरव्यू का हिसाब से CNN का बता दिया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन एक बार तुम नोट्स से ही करोगे तब ही समझ आएगा। नोट्स में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, प्लीज़ यार नोट्स से एक बार देख ज़रूर लेना। इतना भी लिखाओगे मार्क्स मिलेंगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जिसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है CNN, भाई नोट्स से ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए, सैम्पल मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और यहीं ख़त्म करते हैं प्रेजेंटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपनी तरफ से जितना मेरे को बताना था मैं सब बता चुका हूँ एंड ख़त्म कर चुका हूँ, इतना ही बताना था। और दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करो क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।